नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश में घटना इतनी बड़ी हुई है और उसका जो प्रभाव है वो इतना व्यापक है कि अ, ये स्वाभाविक है कि अभी हम लोग सबका और ख़ासकर जो लोग इस इलाके में हैं दक्षिण एशिया में, उनका ध्यान बांग्लादेश पर टिका हुआ है। देखते-देखते कुछ घंटों के भीतर घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बदला कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री थीं, शेख हसीना, उनका अंत हो गया। बल्कि ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में शेख हसीना के एक अध्याय का अंत हो गया है। जिस रूप का जन विद्रोह वहाँ देखने को मिला, वैसे तो वो जन विद्रोह कई दिनों से वो पनप रहा था, लेकिन कल जिस तरह का नज़ारा सड़कों पर देखने को मिला और जैसे उसके बाद प्रधानमंत्री आवास में भीड़ ने हमला किया, ये तो शेख हसीना अगर सुरक्षित हैं आज, तो इसका श्रेय बांग्लादेश के उनकी सुरक्षा टीम को दिया जाएगा, जिसने काफ़ी बुद्धि का परिचय देते हुए सही समय पर सही रास्ते से उनको देश से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद हालांकि कुछ घटनाएं जो हम लोग भारत में हैं उन्हें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण महसूस हुई हैं, जैसे कि बंगबंधु शेख मुजीब रहमान की मूर्ति को तोड़ना, ढाका में जो हवाई अड्डा है वहाँ पर जो उनका एक मुराल लगा हुआ था उसको तोड़ना, बाकायदा जेसीबी लगाकर इन सब चीज़ों को तोड़ा गया है। लोग मूर्तियों पर चढ़कर उसके ऊपर हमला कर रहे थे। तो ये जो शेख मुजीब पर जो हमला है वो एक सिंबल पर हमला है, वो किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, वो एक व्यक्ति की विरासत पर हमला है। और वो जो लिगेसी है वो सेकुलर लिगेसी है। बांग्लादेश का जो धर्मनिरपेक्ष विरासत है, जिसके निर्विवाद रूप से प्रतीक शेख मुजीब हैं, उसके ऊपर हमला है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी बताती हैं कि बांग्लादेश में एक अजीब किस्म की प्रतिक्रिया हुई है। और इसको ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या इस्लामिक ताकतों ने, जो इस्लामिस्ट कट्टरपंथी इस्लामिस्ट ताकतें हैं, उन्होंने इसको लीड किया, क्योंकि इसको लीड तो वहाँ के छात्रों ने किया और इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन छात्रों के पीछे जो ये ताकत बनी, उसमें जमाते इस्लामी, कुछ और कट्टरपंथी समूह, कुछ ऐसे समूह जो हथियारबंद हैं, जो हथियारों से अपने पास रखकर एक तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, वो सब भी इसमें शामिल हो गए। और ऐसा लगता है कि ये आशंका है कि छात्र तो धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे और ये ताकतें, ये जो नई हाल स्थिति बनी है, उसका लाभ उठाकर सत्ता पर काबिज हो जाएंगी। फिलहाल ऐसा लगता है, अगर वहाँ की मिलिट्री ने, वहाँ की सेना ने कोई एक बहुत मजबूत संकल्प नहीं दिखाया फिलहाल अपने हाथ में सत्ता रखने और कुछ समय गुजरने देने और उसके बाद वहाँ आम चुनाव कराने का, तो और चूंकि ये हालात बने हैं तो जाहिर है कि इसे भारत के लिए अच्छा नहीं समझा गया है, क्योंकि अब ये जो शेख मुजीब हैं और उनकी फैमिली है और उनकी पार्टी है अवामी लीग, इसके साथ भारत के एक पारंपरिक संबंध पिछले लगभग 65 सालों में विकसित होते चले गए थे। 55 सालों में विकसित होते चले गए थे। ये जो पूरा दौर है 1970 के बाद से, जब वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीब के लीडरशिप में बगावत हुई, वो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी वहाँ पर लिखी गई, जिसमें कि बहुत मानव अधिकारों का हनन हुआ। और लेकिन शेख मुजीब ने उस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, भारत ने उनको साथ दिया और उन सब का परिणाम था कि बांग्लादेश एक आज़ाद देश के रूप में सामने आ सका था। क्योंकि उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी वो सारे घटनाक्रम में, इसलिए भारत के साथ शेख मुजीब का एक पारंपरिक संबंध बना रहा। शेख मुजीब की हत्या हो गई, उसके बाद जो उनकी बेटी हैं शेख हसीना, ये भी लगभग 35 साल से वहाँ की राजनीति में प्रभावशाली रही हैं और इस दौर में इन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। चूँकि अवामी लीग का आउटलुक सेकुलर है, तो जब ये पार्टी सत्ता में रही तो इसने इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को काबू में रखने की कोशिश की।
उसका फ़ायदा भारत को भी मिला कि बांग्लादेश एक समय था जब वहाँ हुजी नाम का आतंकवादी संगठन बहुत एक्टिव हो गया था, और ऐसी खबरें छपती थी कि हुजी बांग्लादेश को अपना अड्डा बनाकर भारत में घुसपैठ करके उसके आतंकवादी यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे। लेकिन जब 2009 में शेख हसीना पावर में आई, उसके बाद उन्होंने हुजी संगठन को लगभग उसका सफाया कर दिया, और ये सारी चीज़ें थी जिससे कि भारत में घुसपैठ और बांग्लादेश को अड्डा बनाकर भारत को निशाना बनाना, ये सब घटनाएं काफ़ी काबू में रही हैं पिछले 15 साल में। अब चूंकि आशंका ये है कि वहाँ पर जमाते इस्लामी या अन्य जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं, जो समूह हैं, वो एक बार ताकतवर हो जाएंगे तो उसका नुकसान भारत को हो सकता है, सीमाई इलाकों में ज़्यादा हो सकता है, घुसपैठ के रूप में हो सकता है, या फिर हुजी जैसे संगठन अगर फिर से पनपते हैं तो वो भारत के लिए एक सरदर्द होगा। और ये बिल्कुल इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है आज जो हालात हैं उसके बीच में। इसी को लेकर भारतीय मीडिया में बहुत तरह की चर्चाएं चल गई हैं, और सिर्फ भारतीय मीडिया में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चर्चाएं चल गई हैं कि क्या शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने में कोई विदेशी हाथ था। कुछ विदेशी ताकतें सक्रिय थी। भारत में दो नैरेटिव है। एक नैरेटिव ये है कि इसमें चीन का हाथ है। जो पूर्व राजदूत हैं वो उसमें से कई ने ये कहा है कि चूँकि शेख हसीना के भारत से अच्छे संबंध थे और चीन भारत के प्रभाव को दक्षिण एशिया में ख़त्म करना चाहता है, इसलिए उसने दिलचस्पी ली शेख हसीना का शासन ख़त्म करने में। दूसरा नैरेटिव भारत में है कि इसमें पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने रोल प्ले किया वहाँ के इस्लामिक जो शक्तियाँ हैं उनके साथ मिलकर, और जो पाकिस्तान जो समर्थक ताकतें रही हैं, जो उसमें से बहुत सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने 1971 की लड़ाई में भी पाकिस्तान को साथ दिया था, बल्कि पाकिस्तान के सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने शेख मुजीब के लीडरशिप में जो मुक्ति संग्राम में जुड़े हुए लोग थे उनके ऊपर बहुत ही उन्होंने कहर ढाया था। मानव अधिकारों का हनन हुआ था, हत्याएं की थी, बलात्कार किए गए थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो हुई थी। तो अब उन्हीं ताकतों के साथ मिलकर ISI ने एक बार फिर ये माहौल बनाया जिसमें कि शेख हसीना और उनकी पार्टी के शासन का अंत हो गया है। लेकिन इसके साथ अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देखें, खासकर जो प्रो रशियन मीडिया है, रूस का जो समर्थक मीडिया है, तो उसमें जो बातें कही जा रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की शह पर किया गया कलर रेवोल्यूशन है, जिसके तहत एक ऐसी प्रधानमंत्री को वहाँ सत्ता से हटाया गया है जिनके पिछले कई सालों से अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे। और ये बात इस बात में दम है कि अमेरिका के साथ शेख हसीना की सरकार के संबंध पिछले कुछ सालों में अच्छे नहीं थे। अमेरिका लगातार उनकी सरकार की आलोचना कर रहा था, और जैसा कि अमेरिका करता है कि जब कोई सरकार उसे पसंद नहीं आती है तो उसके ऊपर तानाशाही का, मानव अधिकारों के हनन का, इस तरह की कहानियाँ वो उनके प्रवक्ता और उनका मीडिया फैलाने लगता है। तो शेख हसीना भी इसका निशाना बनी थी। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि या तो जो नेगेटिव्स हैं, अगर इन हम लोग देखें तो या तो चीन ने हटाया या अमेरिका ने हटाया, दोनों ने तो नहीं हो सकता है कि किसने हटाया, कि दोनों मिल गए हों। आज जो दुनिया में उन दोनों के संबंध हैं, पाकिस्तान की एजेंसी का अपना स्वार्थ हो सकता है और उसकी कुछ भूमिका वहाँ रही होगी, इससे भी हम लोग इनकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये उसी ने इसको पूरे घटना, क्या सवाल ये है कि पूरा घटनाक्रम जो हुआ उसको इंजीनियर किया, यानी पैदा किया और संचालित किया। ये प्रश्न जो है ये विचारणीय प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ एक नैरेटिव पहले से रहा है कि शेख हसीना के पीछे भारत की ताकत है और भारत उनको बनाए रखने के लिए तमाम तरह के जो भी सहायता हो सकती है, वित्तीय सहायता, सैनिक सहायता डायरेक्ट तो भारत ने कोई दी नहीं है, लेकिन कोई आश्वासन हो, ये सारी चीज़ें अफवाहें होती हैं। ये बातें वहाँ की जाती रही हैं।
जनवरी में चुनाव के बाद वहाँ मालदीव की तर्ज पर आउट इंडिया कैंपेन भी ये जो पार्टी है, विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके एक धड़े की तरफ से वहाँ चलाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विदेशी हाथ की कहानी को वहाँ बताती हैं कि विदेशी हाथ है, कभी कोई विदेशी हाथ होगा। लेकिन हम लोगों को थोड़े से ठंडे दिमाग से और इन सब कहानियों में एक तो ये देखना चाहिए कि सारी कहानियाँ एक दूसरे को काटती हैं। जो एक व्यक्ति जो कह रहा है, दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है, वो उल्टी बातें कह रहा है। लेकिन अगर हो सकता है कि इन सब ने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया हो, ये भी मुमकिन है। इसके बावजूद हम लोगों को इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए, कुछ सवाल पूछने चाहिए कि बांग्लादेश में एक ऐसी आर्थिक नीति का पर अमल किया जाए जो वहाँ गैर बराबरी बढ़ा रही हो, बेरोजगारी की समस्या को विकराल बना रही हो, जो वहाँ के नौजवानों में एक हताशा का बोध भर रही हो। ये किसने किया था? इसके लिए शेख हसीना को क्या ISI ने कहा था, चीन ने कहा था, भारत ने कहा ये सलाह दी थी, या अमेरिका ने सलाह दी थी? दूसरी बात, एक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जो ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये वहाँ एक ट्रेडिशन बना था 90 के दशक के आखिर में, जिस पर 2009 तक पालन हुआ कि चुनाव के पहले जो सत्ताधारी सरकार थी वो इस्तीफा दे देती थी। 3 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश के अध्यक्षता में एक कार्यवाहक सरकार बनती थी और उसकी देखरेख में चुनाव होता था। जो भी विजयी होता था वो सरकार उसको सत्ता सौंप देती थी। इसी तरह से 2009 में शेख हसीना को सत्ता मिली थी। इस परंपरा को खत्म करने के लिए शेख हसीना को किसने कहा? अगर शेख हसीना ने अभी जनवरी में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा दिया होता, तटस्थ सरकार की तरह, हो सकता है वो जीत जाती, लेकिन हो सकता है वो हार जाती। लेकिन लोकतंत्र में हारना तो कोई शर्म की बात नहीं होती है। लोकतंत्र में पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं, सत्ता में आती हैं, सत्ता से बाहर होती हैं। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई होती तो आज जो उनका अपमान हुआ है, आज जिस तरह से बांग्लादेश में इनकी जड़ उखड़ गई है, अब ये बांग्लादेश वापस जाना इनके लिए सोचना मुश्किल हो गया है। ये हालात नहीं होते, वो संसद में मौजूद होती, विपक्ष के नेता के तौर पर होती। तो ये सलाह उनको किसने दी थी कि देश में जो सामान्य चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसको आप रोक दो, उसे आप मत कराओ। और जब विपक्ष बायकॉट करता है तो उससे लापरवाह रहते हुए एक तरफा चुनाव करा के जीत कर ये सोचना कि इससे हमारी लेजिटिमेसी बन गई और बाकी सब लोग स्वीकार कर लेंगे, जनता भी स्वीकार कर लेगी। वो जनता जो शेख हसीना सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से बहुत मुसीबतों में है, खासकर कोविड के बाद बांग्लादेश में हालात बहुत तेजी से बिगड़ते चले गए हैं और उसकी कोई परवाह नहीं करना, उसके लिए कोई उपाय नहीं करना, कुछ ऐसा करते हुए नहीं दिखना जिससे लोगों को भरोसा हो कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। तो शेख हसीना को इस राह पर चलने के लिए किसने प्रेरित किया? इसलिए हम लोग जब कभी विदेशी हाथ की बात करते हैं, हमारे राजदूत करते हैं, क्योंकि उनको एक ऑफिशियल नैरेटिव पे बात करना होता है, सरकारी नैरेटिव पे बात करना होता है, तो वो एक जो बहुत बड़ा घटनाक्रम है उसमें जो जनता की भूमिका है, छात्रों की भूमिका है, जिसमें बहुत ज़्यादातर छात्र जो हैं वो स्वतंत्र रूप से इसमें सक्रिय हुए हैं, उस पूरे प्रोसेस को अपमानित करना, लांछित करना और यह सोचना कि उनको कोई विदेश में बैठी हुई ताकत उनको उसके पास इतनी ताकत है कि वो वहीं से उनको कठपुतली बनाकर सब कुछ करवा सकती है, यह अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अलोकतांत्रिक और ये भी कहा जा सकता है कि एक ऐसी सोच है जिसे तिरस्कार की नज़र से देखा जाना चाहिए, जिसे तिरस्कृत किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में एक आंतरिक घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के नतीजे हो सकते हैं खराब हो, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था 2 साल पहले। हो सकता है कि उसमें जो आज हालात हैं उससे भी ज़्यादा हालात बिगड़ जाए। श्रीलंका में यही हुआ, ये संभव है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जनता कभी किसी चीज़ का प्रतिरोध न करे। वो एक ऐसे शासक को जो कि अहंकार में, या जो शासक बिल्कुल बेपरवाह हो गया है लोगों से, उसके खिलाफ वो कोई आंदोलन न करे
और जब वो आंदोलन करेगा तो उसे किसी विदेशी ताकत का एजेंट माना जाएगा। ये अपने आप में बहुत समस्याग्रस्त सोच है और हम सबको इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। हम फिर आएंगे आपके पास किसी और विषय पे अपडेट लेकर। आज बस इतना ही। आप सबको हमारा नमस्कार।